हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैंने बहुत सारी कंट्री ट्रैवल की है और मैं चाहता हूँ कि मैं भी अब कुछ ब्लॉग्स बनाऊँ ताकि आप लोग की सहायता होने पाए। मैं अभी जा रहा हूँ मनीला फ़िलीपींस, जो मेरा सेकंड विज़िट है। मैंने काफ़ी कंट्रीज़ घूमी है, मगर आप लोगों की मदद के लिए, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग पहली बार जा रहे हैं, शॉर्ट एंड स्वीट में मैं सारी चीज़ों को बताऊँगा। मनीला फ़िलीपींस का वीज़ा हमारे लिए फ्री है और मैंने जो फ़्लाइट ली है वो कोलकाता से है। कोलकाता वाया कोलालमपुर है और उसमें ले ओवर है 2.5 आवर का। सो रात के 11:05 की फ़्लाइट है और कल सुबह 5:30 बजे मलेशियन टाइम पहुंचेगी। वहां से आने के बाद में, वहां पहुंचने के बाद में वहां से 2.5 घंटे का ले ओवर है और सुबह 8 बजे फ़िलीपींस की फ़्लाइट है, जो 12:15 बजे दिन में पहुंचेगी। मैं सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में पॉइंट्स में बताऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्त बोल रहे थे कि आप ब्लॉग्स बनाइए, आप इतनी कंट्रीज़ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फ़िलीपींस वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अभी तो वीज़ा फ्री है, बट इमिग्रेशन के लिए आपको रिटर्न टिकट्स जो आपके हैं, यानी इंडिया से मनीला जाने का और वापस आने का, या ऑनवर्ड्स टिकट्स है, या आप उस कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री जा रहे हैं। रिटर्न टिकट्स अश्योर्ड करता है कि आप उस कंट्री को उस निश्चित समय पे छोड़ के जाएंगे, या ऑनवर्ड टिकट है। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड टिकट्स ज़रूर लेके जाएं, और जिसमें आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा इमिग्रेशन क्लियर करने में। पहला इमिग्रेशन होता है इंडिया में, जो कि बहुत सरल होता है। वो पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। जनरली आपको जवाब देना है कि मैं घूमने जा रहा हूँ, और वो रिटर्न ज़रूर पूछते हैं, ये याद रखिएगा। आप रिटर्न कब हो रहा है, तो रिटर्न टिकट्स उनको भी दिखा दीजिए या उस डेट को पर्टिकुलर बता दीजिएगा। और जैसे ही इमिग्रेशन आप कोलकाता एयरपोर्ट में क्लियर करते हैं, तो राइट हैंड साइड में आप आते हैं तो आपको ये लॉन्च जो है जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक बैंक का क्रेडिट कार्ड है जो कि लॉन्च एक्सेस होता है। हर क्रेडिट कार्ड में नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा था कि बहुत सारे लोग एंट्री करना चाह रहे थे क्रेडिट कार्ड लेके, बट नहीं कर पा रहे थे। तो लॉन्च एक्सेस उन्हीं को मिलता है जिनके क्रेडिट कार्ड में कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस हो। नहीं तो आप परेशान मत होइएगा कि कोई भी क्रेडिट कार्ड लेके घुस जाए, बिल्कुल नहीं। जब आप क्रेडिट कार्ड लें तो उसके लिए मैं आगे अलग वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, हेल्प के लिए। तो मेरे पास जिस बैंक का कार्ड है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस है और मुझे कभी उससे दिक्कत नहीं हुई। और आगे चल के फिर कोलालमपुर में लेओवर होगा तो मैं वहाँ वीडियो बनाऊँगा, और चाहता हूँ कि आप लोग सहयोग करें, सपोर्ट करें, और आप लोग को जो है मैं अच्छे से एक मार्गदर्शन दे सकूं कि आप लोग कैसे विदेश की ट्रिप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आगे आपको बताता हूँ अब क्या होगा बोर्डिंग के बाद में। फिर जब हम कोलालमपुर पहुँचेंगे उसके बाद लेओवर में हमको कैसे लेओवर फ़्लाइट्स को देखना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है और कैसे जाना है। थैंक यू। फिलीपींस वीज़ा के लिए आपको ETA फॉर्म भरना होता है। वीज़ा फ्री है, मगर आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप जिस कंट्री को जाते हैं उसका रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। रिटर्न टिकट अश्योरिटी रहता है आपकी उस कंट्री में जाने के लिए कि आप जाके वापस आएंगे। दूसरी बात है, जो फिलीपींस वीज़ा की ये जो सेपरेट वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है आपकी होटल बुकिंग्स। होटल बुकिंग्स आप कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, booking.com से। पेट होटल की प्रॉपर्टी भी लग सकते हैं, मगर अगर कंफर्म्ड है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आपका निश्चित है जाना। मगर चूँकि आप डरते हैं कि इमिग्रेशन में कोई दिक्कत ना हो, तो ऐसा नहीं है, बट आपकी बुकिंग रहना चाहिए। इमिग्रेशन का जो मेन प्रोस्पेक्टस रहता है आपसे पूछने का, वो ये रहता है कि आप उनकी कंट्री को छोड़ के सही समय पे जाएंगे कि नहीं, वहाँ सेटल होने या वर्क करने तो नहीं जा रहे टूरिस्ट वीज़ा पे। तो आप ज़रूर से रिटर्न टिकट्स या ऑनवर्ड जर्नी टिकट्स किसी और कंट्री की
उनको मतलब नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, उनको ये मतलब है कि आप उनकी कंट्री को एक स्पेसिफिक टाइम पे छोड़ के जाएं। तो आपको 14 डेज़ का स्टे मिल सकता है। उसके लिए मोस्टली आपके पास जो है वो एक आपको स्पेसिफिक ये करना है कि आपकी रिटर्न टिकट, आपकी होटल बुकिंग्स, आपके पास में कैश होना ज़रूरी है। 300 या $400 यदि एक आध हफ्ते के लिए जा रहे हैं मगर ज़्यादा दिन के लिए रुक रहे हैं, जैसे 14 दिन से ज़्यादा, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको जापान, सिंगापुर, यूके, यूएस का वीज़ा ज़रूरी होता है, जिसमें सिंगापुर वीज़ा इजी होता है, जो आपको मल्टीपल एंट्री के बिहाफ में आपको 30 डेज़ का स्टे मिलता है। मगर यदि फ्रेश पासपोर्ट है तो कोशिश करिएगा कि कम दिन रुकने की, फ़र्स्ट टाइम जाके 1 वीक में रुकने की या कुछ ऐसे में कुछ स्पेसिफिक जगह देखने की, तो आप रुक सकते हैं, देख सकते हैं। बट यदि मैं आपको कहूँ कि आपको ज़्यादा रुकना है तो फिर आप हार्डली कम से कम अच्छा कैश रखें। अगर एक हफ्ते के लिए रुकना है तो आई थिंक 400 से $500 ज़रूर रखें। एक प्रॉपर आइटनरी ज़रूर बनाएं और सारी चीज़ को करें ताकि आपको कहीं भी इमिग्रेशन में प्रॉब्लम ना हो। ये बिल्कुल निश्चित करें। कोई कैसा भी वीडियो बना ले कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं पूछा, डोंट ट्रस्ट। आप अपनी तैयारी करके जाएँ। हाँ, होता है कईयों को नहीं पूछते हैं, कईयों को पूछते हैं, कईयों को नहीं पूछते हैं। अब मैंने तो बहुत सारी कंट्री विज़िट करी तो मुझे कई बार कईयों ने नहीं पूछा। और अभी जब मैं इमिग्रेशन में था, इंडियन इमिग्रेशन में, तो एक व्यक्ति को मैं बहुत देर से बात करते हुए देख रहा था, वो कुछ शायद जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो 2-3 लोग निकल भी गए, मैं भी आया, मैं भी उसके बाजू से काउंटर से निकल गया मगर वो वहीं खड़े रहे। तो कोशिश करिएगा कि हर चीज़ आपके पास स्पेसिफिक सही हो, स्पेसिफिक हो कि बिल्कुल आपको कहीं से भी, कहीं पे भी आपको डाउट, आपके ऊपर डाउट ना करें। सो प्लीज़ याद रखिएगा, फिर से आई रिपीट, कि आपके पास रिटर्न टिकट्स, प्रॉपर ईटीए फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, वो ज़रूर भरिएगा। ईटीए ऑनलाइन भर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। फिर उसके बाद में होटल कंफर्म बुकिंग, जितने दिन की है उतने दिन की। फिर उसके बाद कैश प्रॉपर वो उन्होंने नहीं बताया कि कितना रखना है, मगर अगर एक हफ़्ता है तो कम से कम $500 ज़रूर रखिए। आप क्रेडिट कार्ड भी दिखा सकते हैं, वो कभी चेक करें नहीं करें मगर कभी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड्स हैं, वो दिखा सकते हैं, बट प्रॉपर कैश रखेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्रॉपर आइटनरी आप क्या करेंगे वहाँ पे, ये ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू। सो फाइनली बोर्डिंग होने वाली है और मैं बोर्डिंग गेट पे हूँ, 9 नंबर गेट पे बैठा हूँ। बोर्डिंग 8 नंबर से होना है और तैयारी चल रही है, और 9 नंबर से होना है, सॉरी, और 9 नंबर पे तैयारी चल रही है। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बोर्डिंग टाइम तो हो गया है कोलकाता एयरपोर्ट पे, बट शायद किसी वर्ष से थोड़ा सा 5-10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। और फिर उसके बाद बोर्डिंग होगी और मलेशिया के लिए, फिर मलेशिया में 2.5 घंटे का लेओवर, फिर उसके बाद में मनीला के लिए फ़्लाइट है 8 बजे से। सो आगे क्या होगा, कैसे प्रोसेस होगी, लैंड होने के बाद में फिर कैसे ट्रांसफ़र इंटरनेशनल करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। तो गाइस, मैं अभी कोलालमपुर एयरपोर्ट में हूँ और वेट कर रहा हूँ, बोर्डिंग गेट पे हूँ और मनीला जाने का जो फ़्लाइट है वो लगभग 1.5 घंटे बाद है, उसका वेट कर रहा हूँ मैं। और अनाउंसमेंट्स भी चल रहे हैं एयरपोर्ट में। तो आपको एक बात बता दूं मैं कि जब आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करते हैं, यानी आपको एक कंट्री में लेओवर मिला है, दूसरी कंट्री जो आपकी डेस्टिनेशन कंट्री है, पहुंचने से पहले तो याद रखिएगा कि आपको इमिग्रेशन तरफ नहीं जाना है। इमिग्रेशन तरफ जाएंगे तो आप बाहर निकल जाएंगे। वहाँ पे 2 ट्रांसफ़र के ऑप्शन होते हैं, एक इंटरनेशनल, एक डोमेस्टिक। आप ऊपर बोर्ड में देखेंगे लिखा रहता है, आपको सीधे जाना है, फॉलो करना है मार्ग को और जाके इंटरनेशनल ट्रांसफ़र में चले जाना है। वहाँ बाहर आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपका बोर्डिंग पास जो आपको
जिस डेस्टिनेशन कंट्री से, जो आपको जिस ओरिजिन कंट्री से आप आ रहे हैं, जैसे मैं अभी कोलकाता से आया हूँ इंडिया से, तो कोलकाता में ही उसका भी बोर्डिंग पास आपको कुआलालंपुर टू मनीला का मिल जाएगा। और जब वो मिल जाएगा तो आप जो है वो वहाँ दिखा सकते हैं इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के गेट पे, तो फिर वहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी। प्लीज़ इमिग्रेशन तरफ मत जाइएगा। इमिग्रेशन तरफ जाना मतलब बाहर निकल जाना। जब आप अंदर आएंगे तो आपके बैग चेक इन वगैरह होगी, सारी चीज़ होगा। उसके बाद आप बोर्ड, जो आप डिस्प्ले बोर्ड जो है, जैसे डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, आप इस डिस्प्ले बोर्ड पे देख ज़रूर लीजिएगा किस तरफ में आपकी फ़्लाइट है, किस गेट में है। वो गेट पे जाके बैठ जाइएगा, वहाँ पे पूछ भी लीजिएगा, अनाउंसमेंट भी हो जाता है। और जो डिस्प्ले होता है वहाँ पे दिख जाता है, तो कृपया करके आप जो है वो देख लीजिएगा इस चीज़ को, और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गेट पढ़ के, या तो आपका किसी से पूछ के आप उसको देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, बोर्डिंग होगी लगभग 45 या 50 मिनट बाद बोर्डिंग होगी। मैं ये बोर्डिंग होने का आपको नहीं दिखाऊंगा कि कैसे बोर्डिंग हो रही है, सीट पे बैठ रहे हैं अंदर ही आप देखते हैं कई कई ब्लॉग्स में। बट मैं जनरली जो सही चीज़ें हैं, जो आपको चाहिए है, जिस चीज़ के लिए जो आप चाहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आएगी तो ना आए, मैं उन चीज़ों को पहले से आपको बताऊंगा। तो उसके लिए थैंक यू। और आगे भी आपको बताता हूँ मनीला पहुँच के इमिग्रेशन प्रोसेस क्या आया था, कैसे इमिग्रेशन हुआ, क्या था, सब मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, इमिग्रेशन हो चुका है, और आप इमिग्रेशन से जब आप निकलते हैं बाहर तरफ, वहाँ से निकलेंगे, और जैसे ही वहाँ से इमिग्रेशन गेट से बाहर निकल के फिर यहाँ सारे गेट हैं, 4 नंबर और 5 नंबर गेट है, यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। बात करें इमिग्रेशन की तो कुछ नहीं पूछा, जनरली बस ETA फॉर्म ज़रूर पूछ रहे हैं वो सबका, और लोग यहाँ के परेशान होकर फॉर्म भर रहे हैं। ETA फॉर्म जो है फ़िलीपींस का, वो भरना ज़रूरी है, आप उसको भर लीजिए ताकि उसको आप ऑफिसर को दिखा सकें। वो बहुत मैंडेटरी है। बाद में परेशान होंगे आप लोग, यहाँ आएंगे भरेंगे, वाईफाई कनेक्ट करेंगे, तो पहले भर के प्रिंट ले आइए, मोबाइल में रख लीजिएगा। और मुझसे कुछ नहीं मांगा, ना होटल बुकिंग मांगी, ना कुछ मांगा, बट आप लोग लेके ज़रूर आइएगा, मांग सकते हैं। और इसके बाद में जो बाहर जाके आप ग्रैब कर सकते हैं अपने होटल के लिए, मैं आगे बताऊंगा। मेरा तो खैर एक फ्रेंड है, वो लेने आ रहे हैं, उन्होंने सब किया है, वही मेरे को अकोमोडेट कर रहे हैं। तो आगे जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, आपकी सहायता करूंगा, ताकि आप लोग भी कभी घूमने आए तो ग्रैब ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ग्रैब से आप बहुत सारी जगह जा सकते हैं। जैसे अपने यहाँ ओला चलता है, वैसे यहाँ ग्रैब और ऊबर चलते हैं। ग्रैब ईजी है, तो ग्रैब में बुकिंग कर सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं बाहर आ चुका हूँ एयरपोर्ट। इमिग्रेशन के बाद मैंने आपको बताया कि कैसे बाहर आना है, और गेट पर नंबर 5 से मैं बाहर आया, और मेरे साथ मेरे फ्रेंड है सर ब्रेंडी, वो भी आए हैं मुझे लेने के लिए। और हम जा मनीला से हम निकल रहे हैं। और ये आप देखिए कि जो यहाँ की रोड है वो हमारे यहाँ जैसे राइट हैंड ड्राइव है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है। तो यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ स्टीयरिंग है, हमारे यहाँ का यहाँ स्टीयरिंग होता है। और यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था भी ठीक है, और साफ़ सफाई भी ठीक है, और एक अच्छी जगह है। आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, कहाँ जाना है आप लोगों को, और आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं सर के साथ में जा रहा हूँ, इन्होंने अकोमोडेट किया है। बाकी मैं 1-2 होटल्स के नाम भी बता दूंगा, कहाँ घूमना है उसका भी वीडियो मैं डाल दूँगा। थैंक यू। तो अभी हम ऑर्टिगस में हैं, जो कि लगभग 1 घंटा एयरपोर्ट से पड़ता है ऑर्टिगस में। और ये ऑर्टिगस बहुत अच्छी जगह है। हमें इस बिल्डिंग में जाना है, क्योंकि ये बिल्डिंग में हमारी एक बिज़नेस मीटिंग है सर ब्रेंडी के साथ में। और ये जगह भी बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे कार पार्किंग हर जगह अलाउज नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि हर जगह पे ट्रैफिक नियम यहाँ बहुत अच्छा है, कहीं भी कोई कहीं गाड़ी नहीं लगाता। बड़ी जगह है जहाँ पे सब लोग पार्किंग लगाते हैं, और
गाड़ी को पार्क करके यहाँ से जाते हैं। तो 80 पैसों 2 घंटे का, लगभग 120 रुपये इंडिया के बनते हैं। 120 के आसपास, 125 के आसपास में 2 घंटे का यहाँ लगता है। और फिर उसके बाद लोग यहाँ पे जाते हैं। तो ये अर्टिगा है और यहाँ पे भी अच्छी जगह है घूमने की, काफ़ी अच्छी प्लेस है ये, और एयरपोर्ट से 1 घंटे में की दूरी पे पड़ती है। थैंक यू। कार पार्किंग करने के बाद हम बाहर आ गए के साथ में बिज़नेस मीटिंग के लिए, और मेरे को तो सीधे एयरपोर्ट से ही ले आया इन्होंने। ये देखिए ऑर्टिगास बोलते हैं इसको, बड़ी अच्छी जगह है। Look at that. जी A total Swiss. हाँ टोटल ओके। तो हम लोगों का यहाँ पे आया, अभी कुछ स्ट्रीट फूड खाएंगे। मेरे को तो सीधे एयरपोर्ट से ले आया है हमारे ब्रांडी सर ने। अभी देखते हैं क्या होगा, ऊपर हमारा बिजनेस मीटिंग है। ये जगह देखिए बहुत अच्छी है, स्ट्रीट फूड के लिए जा रहे हैं हम लोग। सो यहाँ से स्ट्रीट फूड चालू होते हैं। ये देखिए, और खाना भी है यहाँ, चावल है और कुछ नूडल्स है। दिस इज़ आई थिंक पास्ता, दिस इज़ सॉसेज है, रोल्स हैं, केक हैं, और इस जगह पे खाने का ऑर्डर कर रहे हैं। सारा मीट वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, चिकन है, फिश है, और यहाँ पे खाने के लिए लाया गया है। देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं सर ब्रांडी खाने के लिए। थैंक यू। तो हमने खा लिया सादा राइस, और कुछ भाजी वगैरह थी, जा सकते हैं भाजी वगैरह थी, तो मैंने कुछ ले लिया। उसके बाद में ये कुछ मीठा मंगाया है, राइस है, केक है, और इसमें नारियल है कुछ। व्हाट इज़ कॉल्ड सर ब्रांडी? Rice cake. राइस केक, या With sugar. विद शुगर है, दिस कोकोनट ना, Yeah. शक्कर है और नारियल है पिसा हुआ। ठीक स्वाद है। इनने तो भाई लोग भी हैं कंस्ट्रक्शन वाले, उनके लिए चीप है। जैसे 90 रुपये है, 90 पैसों का वो राइस है, आप देखेंगे लिस्ट लगी हुई है, और एक ग्रेवी है, फिर कॉम्बो में है। तो लगभग एक जो नॉर्मल खाना जो चावल और हल्का ग्रेवी लेके खाते हैं लोग, 60-70 रुपये का पड़ता है। तो बेचारे वही खाते हैं और उसी में गुजारा करते हैं। यहाँ भी काफ़ी गरीबी है, और यहाँ तो सब बेचारे खा रहे हैं, और मेहनती लोग हैं, मेहनत करके अपना खाते हैं। थैंक यू।